हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पोएम द सोल्जर। सोल्जर रूपर्ट ब्रूक ने लिखा है और ये खुद भी एक सैनिक थे। सोल्जर नाम से ही स्पष्ट है कि ये एक वार पोएम है और प्रथम विश्व युद्ध के शुरुआत में लिखा गया है। इसमें जो पोएट का नजरिया है वो इंग्लैंड के जनरल कॉन्फिडेंस को शो करता है। इंग्लैंड के लोग प्रथम विश्व युद्ध के शुरुआत तक अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते थे और ईश्वर के सर्वश्रेष्ठ पुत्रों में अपने आप को रखते थे। उनका मानना था कि ये युद्ध लाख विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हम जीतेंगे, इसलिए इसमें वार के केवल एक पॉजिटिव पैट्रियोटिक एस्पेक्ट को दिखाया गया है, जो आफ्टर इफेक्ट होता है कि युद्ध में बिना वजह सैनिकों की जान जाती है। ये एक पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट का डिसीजन होता है जिसमें सैनिक सामने वाले सैनिक को बिना जाने दुश्मन मान करके मार देता है। इस तरीके का भी एक विचारधारा रहा है और जनरली विल्फ्रेड ओवेन, सिगफ्राइड सोसून जैसे जो पोएट्स रहे हैं वो उसी लाइन पे लिखते रहे हैं, लेकिन वार सब्जेक्ट मैटर पे इन्होंने एक अलग कॉन्फिडेंस के साथ लिखा है। इंग्लैंड की प्रशंसा की गई है, पैट्रियोटिक फीलिंग है ऑब्वियसली, और दूसरा स्ट्रक्चरली ये पोएम जो है सोनेट है। तो सोनेट के बारे में भी थोड़ा ब्रीफ जानकारी आपको होनी चाहिए, हालांकि ऑफलाइन क्लासेस में हम लोग इन चीजों को डिस्कस करते रहते हैं। सोनेट ओरिजिनली इंग्लिश लिटरेचर का पार्ट नहीं रहा है, ये बाहर से आया हुआ है और फर्स्ट सोनेटियर वाज दांते अलीघरी। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है। तो दांते अलीघरी के बाद पेट्रार्क who made it very popular, made this way of writing poem, जो ये विधा थी इसको बहुत लोकप्रिय बनाया पेट्रार्क ने, और इसीलिए पेट्रार्कन सोनेट बोला जाता है। इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो 8 और 6 लाइन 2 पार्ट में बटा होता है पोएम। बाद में जब ये इंग्लिश लिटरेचर में आया तो उसका क्रेडिट जाता है सर थॉमस व्याट को, और उनके कुछ कंटेम्पररी थे, थोड़े जूनियर भी थे, हेनरी हॉवार्ड, अर्ल ऑफ सरे। उन्होंने फर्स्ट टाइम इसमें थोड़ा स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन किया। जो पेट्रार्कन सोनेट था जिसमें 8 और 6 लाइन का स्टेंजा पैटर्न बटा होता था, उसमें एक स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन मतलब थोड़ा चेंज, थोड़ा परिवर्तन उन्होंने इसमें लाने की कोशिश की। दैट मॉडिफिकेशन वाज फर्दर पॉपुलराइज्ड बाय शेक्सपियर और इसलिए उसका नामकरण हुआ शेक्सपियरन सोनेट। तो सोनेट 2 प्रकार के होते हैं हमारे पास जो अभी हमें मिलते हैं। एक पेट्रार्कन सोनेट जो 8 और 6 लाइन में बटा हुआ होता है, और पहला 8 लाइन से दूसरे 6 लाइन का सब्जेक्ट मैटर, उसका थीम थोड़ा अलग होता है। उसको बोला जाता है कि इट इज डिवाइडेड बाय सिज्यूरा एंड वोल्टा। सिज्यूरा मतलब थोड़ा पॉज, रुक के आप अगला 6 लाइन पढ़ेंगे, और वोल्टा मतलब टर्न इन थॉट, कवि के सोच में, विषय वस्तु में थोड़ा अंतर। दूसरा जो टाइप है शेक्सपियरन सोनेट, वो 4 लाइन का मतलब क्वार्टेन का 3 होता है, 3 क्वार्टेंस, और फाइनल एक कपलेट होता है 2 लाइन का। तो 4 तिहाई 12 और अंतिम 2 लाइन 14 लाइन वो भी। तो सोनेट ओवरऑल 14 लाइन की कविता होती है। ये इटली से यहाँ पर आई हुई है। अब शुरुआत करते हैं इस पोएम को। टेक्स्ट आपके स्क्रीन पर आते रहेगा और आप टेक्स्ट बुक, नोटबुक अपना लेके बैठिए, नोट्स बनाते रहिए। जो जो वर्ड्स होंगे वो भी मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा। पोएम कब लिखा गया ये मैं बता ही चुका हूं। तो टेक्स्ट पर आते हैं। इफ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी, दैट देयर इज सम कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन फील्ड दैट इज फॉर एवर इंग्लैंड, देयर शैल बी इन दैट रिच अर्थ ए रिचर डस्ट कंसील्ड, ए डस्ट whom England bore, shaped, made aware, gave once her flower to love, her ways to roam, a body of England's breathing English air. Washed by the rivers, blessed by the sons of home. इसमें फर्स्ट 8 लाइन को पहले हम लोग पैराफ्रेज कर लेते हैं। इफ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी। ये एक सोल्जर के नजरिए से ही बोला जा रहा है कि अगर मैं मर जाऊं, तो सोल्जर बोल रहा है अपने बारे में, तो ये इमेजिन करके बोल रहा है कि वो युद्ध भूमि में यदि मर जाए, लड़ते हुए मर जाए, थिंक ओनली दिस ऑफ मी, तो मेरे बारे में सिर्फ इतना सोचना।
that there is some corner of a foreign field that is forever inland, there shall be in that rich earth a richer dust concealed. सिर्फ क्या सोचना, तो आगे एक्सप्लेन कर रहा है कि विदेशी भूमि में एक टुकड़ा होगा उसका जो कि हमेशा, एक कोना होगा उसका जो कि हमेशा के लिए इंग्लैंड बन जाएगा, क्योंकि वहां का जो भी भूमि होगी, जो भी वहां की धन्य भूमि होगी, उसमें उससे भी अच्छी मिट्टी मिल जाएगी। यहाँ पर रिचर डस्ट कॉन्सील्ड, तो जो डस्ट वर्ड यूज किया गया है वो इस शरीर को, मृत शरीर को, डेड बॉडी को के लिए यूज किया गया है। यहाँ पर डस्ट का मतलब धूल नहीं, ये मृत शरीर के बारे में बात कर रहे हैं। तो उनका कहना है यहाँ पर सेंस जो इम्प्लीकेशन आ रहा है कि इंग्लैंड की मिट्टी उस मिट्टी में मिलेगी। ये शरीर जो है वो इंग्लैंड की मिट्टी का है और ये इसलिए उससे ज्यादा समृद्ध है, तो उस देश की मिट्टी सौभाग्यवान होगी कि वहां पर ये शरीर मिलेगा। ये इस कॉन्टेक्स्ट में इस बात को रख रहे हैं कि उस समय वार टाइम में ये अनसर्टेनिटी होता है। अगर कोई सैनिक जहां लड़ते लड़ते मर जाए तो उसका डेड बॉडी उस हिसाब से अपने देश में परिवार वालों के पास लौटाया जाएगा, इसकी सर्टेनिटी नहीं होती। तो वहीं पर उसको दफना दिया जाता है, या जो भी उन लोगों का राइट्स होता है रिलीजियस आफ्टर डेथ करने का, अंतिम संस्कार करने का, उस तरीके से वो लोग कर देते हैं। तो जनरली क्रिश्चियंस में दफनाया जाता है, तो उस हिसाब से ये बोल रहे हैं कि वहां पर हमारा शरीर मिलेगा उस मिट्टी में, तो उतना मिट्टी इंग्लैंड का हमेशा के लिए हो जाएगा, क्योंकि मैं इंग्लैंड का हूं। तो मतलब मरने के बाद भी वहां की भूमि पर, भूमि के एक कोने पर मेरा कब्जा होगा। इतना जरूर सोचना हमारे बारे में कि मिनिमम मेरा कंट्रीब्यूशन इस युद्ध में अपने देश के प्रति इतना रहा। A dust whom England bore, shaped, made aware, gave once her flowers to love, her ways to roam, a body of England's breathing English air, washed by the rivers, blessed by the sons of home. ये शरीर जो मिट्टी का बना है, जिसको इंग्लैंड ने जन्म दिया, उसने आकार दिया, उसने सोचने की क्षमता दी और उसने अपने यहाँ घूमने फिरने, आनंद लेने की का मौका दिया। वहां इंग्लैंड के हवाओं में सांस लिया ये शरीर, वो शरीर एक तरीके से अपना कर्ज निभा रहा है, कर्ज पूरा कर रहा है। वाश्ड बाय द रिवर्स, इंग्लैंड के नदियों में नहाया, और ब्लेस्ड बाय द सन्स ऑफ होम, और अपने घर के सूरज की रोशनी में ये शरीर तपा, मतलब निखर के आया। तो वहां पे युद्ध लड़ते समय हम एक सैनिक जब वो मर जाता है तो उसके बारे में सोचिए कि वो सिर्फ मृत नहीं है, उसने मरने के बाद भी अपनी जिम्मेदारी निभाई। इंग्लैंड का हो करके उसने उस मिट्टी के एक कोने पर अपना अधिकार किया, क्योंकि वहीं पर उसको दफनाया जाना है। तो इस तरीके से ये पहले स्टेंजा में अपना बता रहे हैं कि एक सोल्जर का कंट्रीब्यूशन क्या हो सकता है। तो युद्ध को लेकर के यहाँ पर स्पष्ट है कि एक कॉन्फिडेंस के रूप में ये बात कर रहे हैं कि युद्ध लड़ते लड़ते, देश मातृभूमि की सेवा करते करते अगर मर भी जाता है सैनिक, तो उसका एक योगदान होता है अपने देश के प्रति। नेक्स्ट स्टेंजा में इससे रिलेटेड ही थोड़ा डिफरेंट वे में चल रहा है, ये सोनेट का ये पैटर्न भी है। एंड थिंक दिस हर्ट ऑल विल शेड अवे, a pulse in the eternal mind no less gives, somewhere back the thoughts by England given, her sights and sounds, dreams happy as her day, and laughter learnt of friends and gentleness, in hearts at peace under an English heaven. और आगे एक तरीके से ये डायरेक्टली कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन it is an appeal to the fellow countrymen to contribute to join the army and contribute to the nation in the time of need, in the time of war. सबसे बोल रहे हैं कि आप भी आइए, सेना में देश के प्रति अपना जो कर्तव्य है उसका निर्वहन करिए। और उसको कैसे बोल रहे हैं कि दिस हर्ट ऑल विल शेड अवे, सैनिक जब मर जाता है, अगर देश के लिए लड़ते लड़ते कुर्बान भी हो जाता है, तो उसके जो भी पाप होते हैं, जो भी बुराइयां होती हैं, वो धुल जाती हैं, क्योंकि देश सेवा, जो राष्ट्र सेवा है, वो सबसे बड़ा कर्तव्य है। और उस कर्तव्य के निर्वहन के बाद उसका कोई कमी कोई याद नहीं रखेगा। ए पल्स इन द इटर्नल माइंड, अब यहाँ पर मरने के बाद
क्या होगा, ए पल्स इन द इटर्नल माइंड। यहाँ पर इटर्नल माइंड जो वर्ड यूज किया गया है वो एक तरीके से जो अंतिम शक्ति है, जो गॉड को इवोक किया जा रहा है यहाँ पे। वहां पे नो लेस गिव्स समवेयर बैक द थॉट्स बाय इंग्लैंड गिवन। मरने के बाद भी वो उस ईश्वर के पास जाएंगे जहां की वो इंग्लैंड में जो भी विचार थे वो सारी चीजें वहां पर मिल रही हैं। एक तरीके से ये मान के चल रहे हैं कि ईश्वर भी इंग्लैंड को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देता है। हर साइट्स एंड साउंड्स ड्रीम्स हैप्पी एज अ डे। और वहां पर उस दूसरी दुनिया में, उस स्वर्ग लोक में, उस हेवन में भी वो सब कुछ मिलेगा जो इंग्लैंड में मिलता रहा है। जो खुशियां, जो हंसी, जो आवाज, जो दृश्य यहाँ पर इंग्लैंड में मिलते रहा है वो वहां पर भी मिलेगा। एक तरीके से डायरेक्टली ये हेवन का कंपैरिजन भी इंग्लैंड से कर दे रहे हैं। एंड लाफ्टर लर्न ऑफ फ्रेंड्स एंड जेंटलनेस इन हार्ट एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन। और वो सब हंसी खुशी, वो जो भी मित्रों से मिला था वहां पर, वो सब सौम्यता, जो हृदय में एक शांति चाहिए जो इंग्लैंड में रहा है हमेशा से, वो वहां भी होगा अंडर एन इंग्लिश हेवन। ये फाइनल जो फ्रेज है इंग्लिश हेवन, तो एक तरीके से मान के, जो मैंने शुरुआत में कहा इस स्टेंजा के, कि वो मान रहे हैं कि जो स्वर्ग है वो भी इंग्लैंड की तरह ही है। एक तरीके से इंग्लैंड की तुलना स्वर्ग से ही कर रहे हैं। तो वो बोल रहे हैं कि कोई अंतर नहीं होगा, अगर जीवन चला भी जाता है, अगर कवि अपने आप को कुर्बान भी करता है, तो वो भी स्वर्ग में जहां जाएगा वो स्वर्ग भी इंग्लिश हेवन ही है। मतलब यही की तरह का माहौल, यही वातावरण, यही सब कुछ वहां पर भी मिलेगा। इंग्लैंड में और स्वर्ग में कोई फर्क नहीं है। तो इस प्रकार से वो अपने बाकी साथी देशवासियों से इनडायरेक्टली एक अपील कर रहे हैं कि दे शुड ऑल्सो ज्वाइन द आर्मी एंड कंट्रीब्यूट टू द सर्विस ऑफ नेशन। तो इसमें आपने देखा होगा कि पोएम लिखते लिखते वो कितना हाइपरबोलिक वे में इंग्लैंड को वो एप्रिशिएट कर रहे हैं। तो ये यूलॉजी एक कहा जाएगा। यहाँ पे सेल्फ यूलोजाइजेशन, अपने इंग्लैंड के प्रति आत्ममुग्धता के शिकार होते जा रहे हैं। हालांकि देशभक्ति बुरी चीज नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो सेंस आ रहा है, इंग्लिश हेवन वर्ड यूज किया गया है, इंग्लैंड का कंपैरिजन डायरेक्टली हेवन से कर दिया जा रहा है। तो इन सारी चीजों से लग रहा है कि उनके कंप्लेसेंसी का लेवल क्या था उस समय में, और उसी माइंडसेट के साथ इस पॉइंट को लिखा गया है। विदाउट कंसिडरिंग द आफ्टरमाथ ऑफ वॉर, क्या बुरा प्रभाव होता है सैनिकों पर युद्ध का, इस पर कोई विचार इस पूरे कविता में नहीं किया गया है। फिर भी अपने जो भी पर्पस है उस पर्पस पे ये पोएम सक्सेसफुल है और बताता है कि देशभक्ति का भी अपना एक रोल होता है। इसमें अब बाकी जो लिटरेरी डिवाइसेस का यूज किया गया, एक बार उस पर भी अपनी नजर डाल लीजिए। फर्स्ट लाइन से ही, इफ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी। यहाँ पे फर्स्ट लाइन में जो अलिटरेशन का यूज है, थिंक ओनली दिस ऑफ मी, दैट देयर इज सम कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन फील्ड। तो फर्स्ट लाइन में द साउंड लगभग ऑलमोस्ट अलिटरेट कर रहा है। सेकंड में क्लियरली है दैट देयर द। अलिटरेशन का मतलब आप समझते हैं, रिपीटिशन ऑफ ए कॉन्सोनेंट साउंड इन द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स इन द सेम लाइन ऑफ ए पोएम। एक ही लाइन के शब्दों के शुरुआत में एक ही साउंड का रिपीटिशन अलिटरेशन कहलाता है। तो इसमें द रिपीट कर रहा है सेकंड लाइन में, और फॉरेन फील्ड ये भी रिपीट कर रहा है। तो इस तरीके से पोएम की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए ये सारे लिटरेरी डिवाइसेस होते हैं जो कि पोएट्स यूज करते हैं, जो कि इस पोएम में बहुत एबंडेंटली मिलेगा। तो नीटली स्ट्रक्चर्ड पोएम है, एक सोनेट है। हाँ, एक बात यह है कि सोनेट का जनरल जो कन्वेंशनल एक माना जाता है कि उसका थीम जनरली लव होता है, सब्जेक्ट मैटर लव होता है। तो इसमें लव है बट नॉट दैट काइंड ऑफ लव, इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ लव, लव फॉर नेशन, देश प्रेम है। तो इस तरीके से ये पोएम हमको लगता है कि अब पर्याप्त है आपके लिए इतनी जानकारी। बाकी जो भी डाउट्स होंगे आप कमेंट बॉक्स में पूछते रहेंगे और हम आपसे शेयर करते रहेंगे अपने एक्सपीरियंसेस। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं।